जय हिंद फ्रेंड्स, मैं शिव आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आपको शिक्षा का अर्थ, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा का क्षेत्र, शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र, इन सब के बारे में आपको बताया, उनकी परिभाषाएं बताई, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो ज़रूर ये पढ़ के जाएं। इस वीडियो में हम अध्ययन के बारे में जानेंगे और अध्ययन के जो है अर्थ, परिभाषा और अध्ययन कह रहे हैं सर, ये अधिगम के बारे में जानेंगे। यानी कि इस वीडियो में जो है हम अधिगम के बारे में जानेंगे और अधिगम का जो है शब्द, अर्थ, परिभाषा, इन सब के बारे में जानेंगे, जो कि आगामी सीटेट की जो एग्ज़ाम होने वाली है 31 जनवरी को, 31 जनवरी के एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना समय के बाद जो है इसके दूसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं और इस प्रकार जो है धीरे धीरे 3-4-5 वीडियो में जो है हम आपको पूरा शिक्षा मनोविज्ञान का कॉन्सेप्ट समझा देंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मित्रों, इस वीडियो में जो है हम अधिगम के बारे में जो है स्पेशली समझेंगे। तो अधिगम जो है मित्रों, सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। सीखना जो है यह कभी खत्म होने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसका जो क्षेत्र है वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, व्यापक है और ये सतत चलने वाली जो है प्रक्रिया है। मनुष्य जो है जन्म के उपरांत, यानी जन्म लेता है और उसके उपरांत ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर जो है कुछ न कुछ सीखता रहता है और धीरे धीरे वह जो है अपने वातावरण से समायोजित करने, अपने आप को जो है समायोजित करने का जो है प्रयत्न करता है जीवन भर, और इस समायोजन के दौरान वह अपने अनुभवों से अधिक लाभ उठाने का प्रयास करता है। इस प्रक्रिया को मनोविज्ञान में सीखना कहते हैं और जिस व्यक्ति में सीखने की जितनी अधिक शक्ति होती है वो उतना ही उससे उसके जीवन का जो है विकास होता है और सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति अनेक क्रियाएं और उपक्रियाएं करता है। अतः जो है सीखना किसी स्थिति के प्रति, किसी भी सिचुएशन के प्रति जो है सक्रिय यानी कि एक्टिव प्रक्रिया है। अब बात करते हैं अधिगम की परिभाषाएं की। तो स्किनर महोदय ने जो अधिगम की परिभाषाएं दी हैं, तो स्किनर महोदय के जो अनुसार जो है अधिगम जो है व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। यानी कि दिन प्रतिदिन एक के बाद एक जो है उत्तरोत्तर सामंजस्य करने की जो प्रोसेस है वही जो है अध्ययन है, सीखना है। वुड्सवर्थ ने बताया कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया ही अधिगम है। उसके बाद क्रो ने बताया कि आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन जो है, आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन ही जो है अधिगम है। और गिलफोर्ड के अनुसार इन्होंने बताया कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही यही जो है अधिगम है। और गेट्स व अन्य के अनुसार जो है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। उसके बाद मार्गन एवं गिलीलैंड के अनुसार इन्होंने बताया कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है, जो कि प्राणी के द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। तो ये जो है अधिगम की कुछ परिभाषाएं हैं जो कि एग्जाम के लिहाज से आपको ध्यान रखना है कि कौन सी परिभाषाएं जो है किसने दी है। बात करें अधिगम के प्रभावित करने वाले कारक को, तो अधिगम को जो प्रभावित करने वाले कारक है उसमें है पूर्व अधिगम, उसका विषय वस्तु का स्वरूप, विषय के प्रति मनोवृत्ति, सीखने की इच्छा, सीखने की विधि, अभिप्रेरणा, वातावरण, थकान, शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य तथा वंशानुक्रम। ये सब कुछ मुख्य कारक है जो कि अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो अब बात करते हैं अधिगम के सिद्धांत की। तो अधिगम का सिद्धांत जो है इसमें शामिल है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, यानी कि कोशिश करना, भूल जाना। तो ये बात जो है ये इस सिद्धांत का जो है प्रतिपादक करता है ये एडवर्ड एल थार्नडाइक है। एडवर्ड एल थार्नडाइक ने जो है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया। सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, तो ये जर्मनी के जो है गेस्टाल्टवादी कोहलर महोदय ने दिया। ये कोहलर महोदय कहाँ के थे? जर्मनी के। तो ये भी पूछा जा सकता है। तो सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत जो है ये जर्मनी के गेस्टाल्टवादी कोहलर महोदय ने दिया। उसके बाद अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, तो ये जो है इवान पेट्रोविच पावलोव ने दिया। इवान पेट्रोविच पावलोव ने जो है इन्होंने बताया कि यह अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है। और क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, तो ये स्किनर महोदय ने बताया। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन प्याजे ने बताया। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बांडुरा ने बताया और संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरम ब्रूनर ने बताया। अब बात करें
तो पहला है, इसमें पहला जो सिद्धांत है यह प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत है, और ये जो है सिद्धांत दिया है एडवर्ड एल थार्नडाइक ने। किसने दिया है? एडवर्ड एल थार्नडाइक ने। और इसके उपनाम में शामिल है उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत में ही शामिल है। उसके बाद बात की जाए तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, संयोजनवाद का सिद्धांत, अधिगम का बंध सिद्धांत, उसके बाद संबंधवाद का सिद्धांत और एसआर थ्योरी, ये सब जो है प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत में शामिल है। इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य शामिल है, यह प्रसिद्ध सिद्धांत जो है प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक है एडवर्ड एल थार्नडाइक, इन्होंने दिया प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत। और यह सिद्धांत थार्नडाइक द्वारा जो है कब दिया गया? 1913 में दिया गया। और इन्होंने अपनी पुस्तक, इनकी जो पुस्तक है वो शिक्षा मनोविज्ञान नाम से है, जिनको लिखा है अमेरिकी मनोवैज्ञानिक एडवर्ड एल थार्नडाइक ने। और थार्नडाइक ने अपना प्रयोग जो है, ये अपना जो प्रयोग किया वो भूखी बिल्ली पर किया। किस पर किया? भूखी बिल्ली पर। भूखी बिल्ली को जिस बक्से में बंद किया उस बक्स को पजल बक्स कहते हैं, और भोजन या उद्दीपक के रूप में थार्नडाइक ने क्या रखा था? मछली रखा था। तो भोजन और उद्दीपक के रूप में, यानी कि उस दोनों के संबंध स्थापित करने के लिए क्या रखा था? मछली। और ये प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पे किया। ठीक है मित्रों, तो थार्नडाइक का जो है प्रयोग है वो क्या है, तो उसको थोड़ा जान लेते हैं। तो थार्नडाइक ने अपना प्रयोग जो है भूखी बिल्ली पर किया। किस पे किया? भूखी बिल्ली पर। बिल्ली को कुछ समय तक भूखा रखने के बाद एक पिंजरे यानी कि बॉक्स में बंद कर दिया, जिसे पजल बॉक्स कहते हैं, और पिंजरे के बाहर भोजन के रूप में थार्नडाइक ने मछली का टुकड़ा रख दिया। पिंजरे के अंदर एक लीवर यानी कि बटन लगा हुआ था, जिसे दबाने से पिंजरा का दरवाजा खुल जाता था। भूखी बिल्ली ने अपने भोजन यानी कि मछली का टुकड़ा को प्राप्त करने के लिए, वह पिंजरे से बाहर निकलने के लिए अनेक त्रुटिपूर्ण प्रयास किए। बिल्ली के लिए भोजन उद्दीपक का जो है काम कर रहा था, और उद्दीपक के कारण जो है बिल्ली प्रतिक्रिया करती। उसने अनेक प्रकार से बाहर निकलने का प्रयत्न किया, और एक बार संयोग से उसके पंजे से लीवर दब गया। लीवर दबने से पिंजरा का जो है दरवाजा खुल गया, और भूखी बिल्ली ने जो है पिंजरे से बाहर निकलकर भोजन को खाकर अपनी भूख को शांत किया। थार्नडाइक ने इस प्रयोग को बार बार दोहराया तथा देखा कि प्रत्येक बार बिल्ली को बाहर निकलने में पिछली बार से कम समय लगा, और कुछ समय बाद बिल्ली बिना किसी भी प्रकार की भूल के एक ही प्रयास में पिंजरे का दरवाजा खोलना सीख गई। इस प्रकार उद्दीपक की ओर अनुक्रिया में संबंध स्थापित हो गया। उद्दीपक और उसके प्रतिक्रिया में जो है अनुक्रम संबंध स्थापित हो गया। तो ये जो है थार्नडाइक में बताइए, ये अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। तो थार्नडाइक के नियम करे, थार्नडाइक ने इस सिद्धांत के 3 मुख्य जो है नियम दिए। एक नियम यह है कि तत्परता का नियम, जिसमें एक नियम ये शामिल है तत्परता का नियम, और इसके अनुसार जो है यह नियम कार्य करने से पूर्व तत्पर या तैयार किए जाने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो शीघ्र ही सीख लेते हैं। तत्परता में कार्य करने की इच्छा निहित होती है, और ध्यान केंद्रित करने में भी तत्परता सहायता करती है। दूसरा इन्होंने नियम बताया, थार्नडाइक ने ये बताया कि अभ्यास का नियम। यह नियम किसी कार्य या सीखी गई विषय वस्तु के बार बार अभ्यास करने पर बल देता है। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते रहते हैं तो उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाता है, और यदि हम सीखे हुए कार्य का अभ्यास नहीं करते तो उसको भूल जाते हैं। और तीसरा नियम इन्होंने दिया प्रभाव या परिणाम का नियम। तो इस नियम को संतोष तथा असंतोष का नियम भी कहते हैं, और इस नियम के अनुसार जिस कार्य को करने से प्राणी को सुख व संतोष मिलता है उस कार्य को वह बार बार करना चाहता है, और इससे जो है इसके विपरीत जो है जिस कार्य को करने से उसे दुख होता है उस कार्य को वह नहीं करना चाहता है। इस कार्य से जो है उसे असंतोष मिलता है तो वो उस कार्य को दोबारा नहीं करना चाहता। उसके बाद बात करें तो गौण नियम। गौण नियम में आता है बहु प्रतिक्रिया का नियम। तो इस नियम के अनुसार जब प्राणी के सामने कोई परिस्थिति या समस्या उत्पन्न हो जाती है तो उसका समाधान करने के लिए वह अनेक प्रकार की प्रतिक्रियाएं करता है, और इन प्रतिक्रियाओं को करने का क्रम तब तक जारी रहता है जब तक कि सही प्रतिक्रिया द्वारा समस्या का समाधान या हल प्राप्त नहीं हो जाता है। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत जो है इसी नियम पर आधारित है। उसके बाद मनोवृत्ति नियम। इस नियम को जो है मानसिक विन्यास का नियम भी कहते हैं, और इस नियम के अनुसार जिस कार्य के प्रति हमारी जैसी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति होती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। यदि हम मानसिक रूप से किसी का कार्य को करने के लिए तैयार नहीं है तो या तो हम उसे करने में असफल होते हैं, या अनेक त्रुटियां करते हैं, या बहुत विलंब से करते हैं। उसके बाद आंशिक क्रिया का नियम, और इस नियम के अनुसार जो है किसी कार्य को छोटे छोटे भागों में विभाजित करने से कार्य सरल और सुविधाजनक बन जाता है, और इन भागों को शीघ्रता और सुगमता से करके कार्य को संपूर्ण किया जा सकता है। और इस नियम पर जो है अंश से पूर्ण की ओर का शिक्षण का सिद्धांत जो है इस नियम पर आधारित है, आंशिक क्रिया का नियम। तो इसमें जो है हम किसी कार्य को छोटे छोटे भाग में डिवाइड करके तब कार्य करते हैं।
क्रिया का नियम। तो इस नियम को आत्मीकरण का नियम भी कहते हैं। और यह नियम जो है ये पूर्व अनुभव पर आधारित है। जब प्राणी के सामने कोई नवीन परिस्थिति या समस्या उत्पन्न होती है तो उससे मिलती जुलती परिस्थिति या समस्या को याद करता है, स्मरण करता है, जिसका वह पूर्व में अनुभव कर चुका है, और वह नवीन ज्ञान को अपने पूर्व ज्ञान का अस्थायी अंग बना लेते हैं। पांचवा जो नियम है वह साहचर्य परिवर्तन का नियम है। और इस नियम के अनुसार जो है एक उद्दीपक के प्रति होने वाली अनुक्रिया बाद में किसी दूसरे उद्दीपक से भी होने लगती है। दूसरे शब्दों में, पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार से करना। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो पहले कभी की गई क्रिया को उसी के समान दूसरी परिस्थिति में उसी प्रकार से करना। इसमें जो है क्रिया का स्वरूप तो वही रहता है, परंतु परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। थार्नडाइक ने जो है पावलव के शास्त्रीय अनुबंधन को ही साहचर्य परिवर्तन के रूप में व्यक्त किया। और अगला जो सिद्धांत है वो सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। अगला जो सिद्धांत क्या है, ये सूझ और अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है। और सूझ द्वारा सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक जो है ये जर्मनी के थे, और इनका नाम था गेटाल्टवादी। इनका नाम क्या था, गेटाल्टवादी। और इन्होंने जो कॉन्सेप्ट दिया उस कॉन्सेप्ट का नाम है सूझ तथा अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। और इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। और इनके अनुसार व्यक्ति अपनी संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ या सीख लेता है। इस प्रकार वो अपनी सूझ के कारण करता है, क्योंकि वह उनकी जो परिस्थिति होती है उसे अपनी मानसिक शक्ति से जो है अच्छी तरह समझ व सीख लेता है। यह उसके सूझ के कारण होता है। और इस संबंध में अनेक प्रयोग किए जा चुके हैं, जिनके सबसे प्रसिद्ध जो है प्रयोग जो है कोहलर का है। और कोहलर का जो प्रयोग है वो कोहलर का प्रयोग देखते हैं कि कोहलर ने जो है एक भूखे चिंपांजी, जिनका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था, तो उस चिंपांजी को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे के छत में कुछ केले इस प्रकार टांग दिए कि वो चिंपांजी के पहुंच के बाहर थे। और कमरे में कुछ दूरी पर 3-4 खाली बक्से भी रखे गए। चिंपांजी ने उछलकर केले लेने का प्रयास किया पर सफल नहीं हुआ। कुछ समय पश्चात जो है फर्श पर रखे खाली बक्सों को देखकर उनको केले के नीचे खींचकर उस पर चढ़ गया और केले प्राप्त कर लिए। यह उसकी सूझ ही है जिसने उसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफलता दी। चिंपांजी के समान बालक और व्यक्ति भी जो है सूझ द्वारा सीखते हैं। अगला जो सिद्धांत है, इस सिद्धांत का नाम है अनुकूलित क्रिया का सिद्धांत। और इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है 1904 में पावलव ने किया था। किसने किया था? पावलव ने किया था अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत का। और इसने जो है अनुबंधित क्रिया को समझने के लिए कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। और प्रारंभ में जो भूखे कुत्ते के मुंह में भोजन देखकर लार आ जाना स्वाभाविक क्रिया है। पावलव ने प्रयोग के प्रारंभ में जो है कई दिनों तक खाने के साथ प्रारंभ में कई दिनों तक खाने के साथ घंटी बजाकर खाना दिया। खाना प्लस घंटी, यह प्रयोग कई दिनों तक दोहराने पर पाया गया कि खाना एवं घंटी में संबंध उत्पन्न हो जाता है एवं स्वाभाविक क्रिया लार टपकना होती है। इसके बाद केवल घंटी बजाई परंतु खाना साथ में नहीं दिया। इससे यह पाया गया कि कुत्ता स्वाभाविक क्रिया के कारण लार माने घंटी बजते ही टपकने लगता है। और इस सिद्धांत का जो है प्रयोग पशु मनुष्यों के व्यवहार को सुधारने व परिमार्जन में महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। इस प्रकार अस्वाभाविक यानी कि कृत्रिम उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक क्रिया के उत्पन्न होना अनुचित क्रिया कहलाती है। ये अनुचित क्रिया हुआ, यानी कि खाना नहीं दिया फिर भी घंटी बजाने से जो है उसके मुंह से लार आ गया, क्योंकि उसके डेली के हैबिट में ये बन चुका है। तो ये जो है अनुकूलित क्रिया, उसके प्रति वो अडेप्ट हो चुका है। तो मिठाई की दुकान को देखकर बच्चे के मुंह में जो है लार आ जाता है। तो ये जो है कुछ सिद्धांत थे। अगला हमारा टॉपिक है मित्रों बुद्धि। और बुद्धि के बारे में बात करते हैं। तो बुद्धि जो है बुद्धि के बारे में बात करते हैं इसमें। तो बुद्धि जो है वह मानसिक शक्ति है जो वस्तुओं या तथ्यों को समझने, उनमें आपसी संबंध खोजने, तर्कपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने में सहायक होती है। यह भावना और अंतः प्रज्ञा से अलग है। बुद्धि ही मनुष्य को नवीन परिस्थितियों को ठीक से समझने और उसके साथ अनुकूलित होने में सहायता करती है। बुद्धि को सूचना के प्रसंस्करण की योग्यता के रूप में तरह भी समझा जा सकता है। बुद्धि शब्द का प्रयोग प्राचीन काल से व्यक्ति की तत्परता, तत्कालिकता, समायोजन तथा समस्या की समाधान की क्षमताओं के रूप में किया जाता रहा है। बुद्धि क्या है, इस संबंध में मनोवैज्ञानिकों में हमेशा मतभेद रहा है। इसलिए अभी तक बुद्धि का जो है कोई सर्वमान्य अर्थ प्रचलित नहीं हो सका है। लेकिन बुद्धि की परिभाषाएं जो है कुछ विद्वानों ने दी है। और बुद्धि की परिभाषा वुड्सवर्थ ने बताया है कि बुद्धि जो है कार्य करने की जो है एक विधि है। बुद्धि क्या है? तो बुद्धि जो है ये कार्य करने की एक विधि है। बंकिंघम ने बताया कि जो सीखने की शक्ति
ही जो है वह बुद्धि है। और टर्मन ने बताया कि बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। वुड्रो के अनुसार जो है बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है। और बीने ने बताया कि बुद्धि इन 4 शब्दों में निहित है: ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। और स्टर्न ने बताया कि बुद्धि जीवन की नवीन समस्याओं के समायोजन की सामान्य योजना है। बर्ट ने बताया कि बुद्धि अच्छी तरह निर्णय करने, समझने तथा तर्क करने की योग्यता है। गाल्टन ने बताया कि बुद्धि पहचानने की तथा सीखने की शक्ति है। और थार्नडाइक ने बताया कि सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही जो है वह बुद्धि है। तो ये जो है कुछ महत्वपूर्ण बुद्धि की परिभाषाएं हैं। सिद्धांत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो बुद्धि के सिद्धांत के बारे में जो है मित्रों, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये बीने ने बताया। ये सिद्धांत जो है बीने ने बताया, एक खंड बुद्धि का सिद्धांत। उसके बाद 2 खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये स्पीयरमैन ने बताया है। 3 खंड बुद्धि का सिद्धांत, ये भी स्पीयरमैन ने बताया है। और बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत ये थार्नडाइक ने बताया है, जो कि अमेरिकी है, अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। समूह खंड बुद्धि का सिद्धांत ये थर्स्टन ने बताया है। न्यायादर्श और प्रतिदर्श बुद्धि का सिद्धांत ये थॉमसन ने बताया है। उसके बाद पदानुक्रमिक यानी क्रमिक महत्व बुद्धि का सिद्धांत ये बर्ट और बर्नन ने बताया है। त्रिआयामी यानी कि 3D बुद्धि का सिद्धांत ये गिलफोर्ड ने बताया है। बुद्धि क और बुद्धि ख का सिद्धांत ये हैब ने बताया है। और तरल ठोस बुद्धि का सिद्धांत ये RB पटेल ने बताया है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है सीधे सीधे एग्जाम्स में आ सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। अगला हमारा टॉपिक रहेगा मित्रों व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व जो है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।